नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 to 3 अर्थात मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ तथा अलस कथा के नोट्स तथा उसको अच्छी तरीके से समझा करके क्लास 10th संस्कृत नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको वह सारे वीडियो मिल जाएंगे तथा साथ ही साथ उस चैप्टर से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव तथा कैसे कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद अर्थात संस्कृत साहित्य लेखिका, इस वीडियो से आप लोग अपने कॉपी में इस चैप्टर का नोट्स भी बना सकते हैं तथा इस चैप्टर को आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि जो आपका संपूर्ण पाठ में जितना भी उसमें संस्कृत में वाक्य लिखे गए हैं, पैराग्राफ लिखे गए हैं, उन सभी का अर्थ हमने इस नोट्स कॉपी में लिख दिया है। इसलिए आप अगर इस नोट्स को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस बात का वर्णन करता है। ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका है, इसका मतलब होता है कि संस्कृत में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, जितने भी किताब, जितने भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके लेखक और लेखिकाएं कौन कौन हैं। चलिए जानते हैं। बोला जा रहा है विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। बोला जा रहा है कि जो विशाल संस्कृत साहित्य है, मतलब जो संस्कृत का साहित्य है, आप लोग जानते हैं कि जितनी भी भाषाएं अर्थात हिंदी भी बोलें तो वह संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। तो जो विशाल संस्कृत साहित्य है वह अनेक कवियों द्वारा तथा शास्त्रकारों द्वारा लिखा गया है, मतलब उसका प्रचलन बढ़ा है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष का समान स्त्रियों का भी महत्व है। बोला जाए जब वैदिक काल चल रहा था, वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। तो जो वैदिक काल के जो आरंभ से ही शास्त्र और काव्यों की जो रचना है और संरक्षण में जितने पुरुष अपना योगदान दिए हैं, उतना भी स्त्रियां भी क्या की हैं, अपना बढ़ चढ़कर योगदान दी है। फिर बात किया जाए दूसरे पैराग्राफ की, तो वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करती थी। वैदिक युग की बात की जाए तो जो ऋषि और ऋषिकाएं होती थी, अर्थात जो ऋषि होते थे और उनकी जो पत्नी होती थी, और दोनों मिल करके किसकी रचना करते थे? मंत्रों का रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित हैं। अगर बात किया जाए कि ऋग्वेद में कितने, तो 24 और अर्थवेद में 5 जो ऋषि पत्नियां उल्लेखित हैं। यह आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24, और अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 5। जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगम्बरिणी इत्यादि। ये 5 ऋषिकाएं हैं, जिसमें से यमी हैं, अपाला हैं, उर्वशी हैं, इंद्राणी या वागंबरिणी हैं। ये वैश्य ऋषिकाएं हैं जो अर्थवेद और ऋग्वेद में मिलती हैं, मतलब उनका जो उल्लेख है उसमें उन्होंने मिलकर ही इन दोनों वेदों में रचना की। बोला जा रहा है बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि में वर्णित की गई हैं। बोला जा रहा है कि एक बृहदारण्यकोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, जिसमें जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है उनका नाम है मैत्रेयी। यह काफ़ी बार पूछा गया है कि बृहदारण्यकोपनिषद में किनका वर्णन, तो याज्ञवल्क्य का तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी का। और यह भी पूछा गया याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो मैत्रेयी नाम था। तो दार्शनिक रूप में वर्णित की गई हैं, जिनको जो याज्ञवल्क्य हैं वह किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। फिर जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी।
जो जनक की सभा में बोला जाए तो यह भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जनक की सभा में कौन सी वाचकन्वी रहती थी, कौन सी विदुषी रहती थी, तो गार्गी विदुषी रहती थी। तो जनक की जो सभा थी उसमें शास्त्र में कुशल मतलब जिनको शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था वैसी विदुषी रहा करती थी। फिर बोला जा रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ मिलते हैं। बोला जा रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य की बात की जाए तो उसमें 40 कवित्रियाँ हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में उनमें जो 40 कवित्रियाँ हैं वह 150 पद हैं उनका, वह स्पष्ट रूप से मतलब पूरे संपूर्ण रूप से जहाँ तहाँ मिलते हैं, मतलब कहीं कहीं बिखर चुके हैं। उनमें जो विजयांका है वह प्रथम कल्पा है, विजयांका श्याम वर्ण की थी। जो विजयांका है उसमें प्रथम कल्पा है। उन साहित्य को 39 कवित्रियों में से एक है विजयांका, और विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब विजयांका के बारे में कुछ जानते हैं। तो नीले कमल के सम्मान श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए ही दांडी ने शरद शुक्ला सरस्वती कहा है। मतलब जो विजयांका है उनको नीले कमल के समान से संबोधित किया जाता है। वो श्याम वर्ण की थी। उनको न जानते हुए जो दांडी हैं उन्होंने उनको क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। इनका जो समय था अर्थात जो विजयांका का समय था वह 8वीं सदी को कहा जाता है। 8वीं सदी में विजयांका का जन्म हुआ था, उनका जो समय था वही था। फिर बोला जा रहा है कि अनेक विद्वानों का मानना है कि जो चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। ऐसे अनेक विद्वान मानते हैं कि जो चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रदित्य, उन्हीं की रानी थी विजय भट्टारिका, और विजय भट्टारिका को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? विजयांका के नाम से जानते हैं। ऐसे अनेक विद्वान मानते हैं। कुछ और शिल्ला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय लेखिकाओं की कविताएं काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं। फिर देखिए बोला जा रहा है कि विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। मतलब जो विजयनगर के राजा थे उन्होंने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए कि संस्कृत भाषा खत्म ना हो जाए, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। उनके अंतपुर में संस्कृत के उत्तम रचनाकार हुए, और उनके अंतपुर में भी संस्कृत के उत्तम रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयन नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजयांका के आश्रय में रचना की। 14वीं शताब्दी की बात है कि कंपन राय की रानी का क्या नाम था जी? गंगा देवी। यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिन्होंने अपने स्वामी मदुरै के मतलब अपने स्वामी के विजय घटना का आश्रय लेकर के उन्होंने एक काव्य की रचना की, मधुरा विजयम नाम की काव्य की उन्होंने क्या की? रचना की। क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की? तो मधुरा विजयम। और कंपन राय की रानी का क्या नाम था? तो गंगा देवी। और कंपन राय की रानी गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं शताब्दी। फिर बोला जा रहा है कि इसमें अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। मतलब जो मधुरा विजयम नामक जो महाकाव्य है उसमें अलंकार का काफ़ी सुंदर क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। देखिए इसके बाद वाला बोल रहा है कि उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपकाव्य की रचना की। बोला जा रहा है कि उन्हीं के राज्य में अर्थात विजयनगर जो है उन्हीं के राज्य में जो 16वीं शताब्दी में राज करते हुए जो अच्युत राय थे, अच्युत राय 16वीं शताब्दी में राज कर रहे थे। उन्हीं के रानी अच्युत राय की रानी का नाम था तिरुमलांबा। उन्होंने वरदाम्बिका नामक प्रौढ़ की क्या कीजिए? रचना की, चंपू काव्य की। वरदाम्बिका नामक प्रौढ़ अर्थात विशाल चंपू काव्य की रचना की। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है रानी तिरुमलांबा का समय क्या था? तो 16वीं शताब्दी। और अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। तिरुमलांबा ने कौन सा चंपू काव्य लिखा है? तो वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ विशाल चंपू काव्य लिखा है। उसमें संस्कृत गद्य का छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति स्मरणीय है।
रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। बोला जा रहा है कि उसमें जो संस्कृत गद्य का जो छठा और जो सुंदर छठा तथा जो सुंदर पद विन्यास है वो अति रमणीय है, मतलब अत्यंत मनमोहक है। संस्कृत साहित्य के लंबे समस्त पद का प्रयोग क्या हुआ है जी, उसी में हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हैं। बोला जा रहा है कि आधुनिक काल की बात की जाए तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव का नाम जरूर आता है। तो वह नाम की जो विदुषी है वह काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम की रचना की। जो उन्होंने है उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, किसके, तो पंडिता क्षमाराव के। तो उन्हीं के जीवन चरित्र पर एक पुस्तक की रचना की, शंकर चरित्रम। यह काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की, तो पंडिता क्षमाराव ने। और किसका आश्रय लेकर, किसकी जीवन चरित्र पर, तो अपने पिता पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र पर। फिर है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने, कौन, तो जो पंडिता क्षमाराव हैं वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी तथा कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि तथा अनेक गद्यपद्य रचना की। और इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य में पूरा करते हैं। और उन्होंने कौन कौन सा जी, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति की रचना की पंडिता क्षमाराव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। और इस समय का लेखन कार्य की बात किया जाए तो संलग्न कवित्री हैं वह है पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि क्या हैं जी, जो संस्कृत साहित्य है जहाँ पे त्रुटि हुई है उनको वह क्या करती हैं, पूरा करती हैं। आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। अगर आप इस चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाके एजुकेशनल ज्ञान केंद्र सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।